जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि KGA-IAS का ये आपका बीपीएससी का 5वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखा जाए। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कारक, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कारक दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास के लिए उत्तरदायी है। और इसमें सबसे पहले ये देखना है कि सही पूछ रहा है कि गलत। तो ये आपका सही पूछ रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में हम अगर बताएं तो दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए कि भारत में आपका सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होता है। और ये देखिए कि भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, तो यहाँ पे देखिए केरल राज्य है और यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून को टकराता है। तो ये डेट आप जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल में आता है। 5 जून को इधर से आके टकराया। अब यहाँ पे टकराने के बाद ये 3 धाराओं में बढ़ जाता है। एक आपका चल जाता है राजस्थान के तरफ, और देखिए कि अरावली यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, तो इससे यहाँ पे टकराने के बाद ये इधर के तरफ जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की तरफ मुड़ जाता है। दूसरा का धारा इधर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ की तरफ, झारखंड की तरफ वर्षा कराते हुए इधर चला आता है नागालैंड के पहाड़ी की तरफ। और तीसरा का देखिएगा कि इधर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ ये मुड़ जाता है और बंगाल के खाड़ी में चला जाता है। 3 धाराओं में मुड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका तमिलनाडु राज्य है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि मानसून वर्षा ऋतु में किस राज्य में वर्षा नहीं होता है, या पूछेगा कि लौटते हुए किस राज्य में वर्षा होता है। तो जब अक्टूबर नवंबर के समय मानसून जब इधर से लौटता है, तब यहाँ पे आपका दिसंबर माह में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होता है। ये भी आपको याद रखिएगा। तो ये तो आपका हो गया। अब ऑप्शन देखा जाए कि भूमि और समुद्र का असमान तापन, एकदम सही है। इसका कारण ये है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मौसमी परिवर्तन, ये भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण, ये आपका नहीं होगा। तिब्बती पठार का इसमें उपस्थिति, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ लू चलने के लिए अनुकूल है। तो इसमें आपका परिस्थिति बताना है कि कौन सा परिस्थिति लू चलने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, और इसमें भी सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है किसी क्षेत्र के ऊपर गर्म और शुष्क हवा की उपस्थिति, एकदम सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति, ये भी सही है। लगभग बादल रहित आकाश, ये भी सही है। क्षेत्र के ऊपर प्रबल प्रति चक्रवर्ती परिसंचलन का विकास, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लू से एक क्वेश्चन पूछता है कि लू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर चलता है। तो ये याद रखिएगा, पटना से आपका दिल्ली के बीच में सबसे ज़्यादा लू देखने को मिलता है, यानी कि इनके बीच में जितने भी पब्लिक हैं उनको लू के सामना करना पड़ता है। ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर आपका वर्षा के रूप दिया गया है और इधर उसका विशेषता बताया गया है। तो इसमें अगर देखिएगा मिलान किया जाए तो पहला में क्या दिया गया है, बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी का मतलब होता है, आप भी देखे होंगे कि आदमी कहता है कि बूंदाबांदी आ गया, तो ये 5 मिमी से कम व्यास वाला तरल बिंदु होता है। तो एक आपका 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया। वर्षा का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से 5 mm के बीच में, अगर 0.5 mm से लेके 5 mm यानी कि मिमी के बीच व्यास वाली वर्षा की बूंद को वर्षा बोला जाता है। तो 2 का आपका 3 सही है। सहिम वृष्टि का मतलब क्या होता है, ये होता है हिमांक से नीचे की हवा में बारिश की बूंदों के ऊपर से जमने से बनने वाली बर्फ के छोटे कण। तो 3 का आपका 4 हो जाएगा। ओला का मतलब होता है कपासी वर्षा मेघों में बनने वाली बर्फ के कठोर गोल कण होता है। तो ये आपका 4 का 1 हो जाएगा। मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे ऊपर है। तो देखिए कि पवन ऊर्जा का मतलब क्या होगा कि पवन से जो ऊर्जा बनाया जाता है टरबाइन के द्वारा या पंखा लगा के बड़ा बड़ा, तो उसी के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए कि आप एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत का सबसे तटीय बड़ा राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, और यहाँ पे पवन ऊर्जा का असीम स्रोत भी है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाएगा। तो प्रथम स्थान पे गुजरात, सेकेंड स्थान पे तमिलनाडु,
थर्ड स्थान पे कर्नाटक हो जाएगा। तो ये 3 जरूर याद रखेगा। नीति आयोग के बारे में अगर जानते ही हैं, देखिए कि योजना आयोग के जगह पे इसे लाया गया है और ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और भारत में निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों और उनके उपयोग पर विचार करना है। और देखिए कि उपयुक्त में से किसे ऊर्जा और गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें बताना है हम लोग को। पहला में दिया गया है कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस निकालना। ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, जैसे कि आपका कोयला हो जाएगा, ये पेट्रोलियम हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ये सब आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो ये तो गलत हो गया, तो एक जहाँ जहाँ पे है उसको काट दीजिए। इसके बाद देखिए कि जादूगोंडा खदान से प्राप्त यूरेनियम का उपयोग इसके परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये आपका एकदम सही है। दिल्ली के ओखला में शहरी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न की जाती है। ये भी आपका सही है। ग्रामीण घरों में जलाऊ लकड़ी और सूखे उपलों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए कि ये आपका गलत है, तो आपका 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन खाद्य फीड स्टॉक जैसे गन्ना और मक्का से किया जाता है। ये आपका एकदम सही है। जो देखिए कि गन्ना में से उसमें का जूस निकाल लिया जाता है, जो डंठल बचता है तो उससे किया जाता है, और मक्का निकालने के बाद जो उसका लकड़ी बचता है उससे किया जाता है। तो ये आपका सही है। दूसरा में है बायोडीजल का उत्पादन सोयाबीन और पाम ऑयल जैसी फसलों से प्राप्त शर्करा के किण्वन द्वारा तरल ईंधन में किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। सफ़ेदा का जो बीज होता है उससे बायोडीजल बनाया जाता है, ना कि इस सब से बनाया जाएगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 6ठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, और एक तरफ दिया गया है हाइड्रोजन का प्रकार और इधर प्रक्रिया स्रोत। तो इसमें आपका देखिए नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला देखिए हरित हाइड्रोजन दिया गया है, जिसका हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस बनाया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो एक का आपका 2 सही है, तो ये दोनों तो कट गया। तीसरा का बी नंबर देखिएगा कि ब्लू हाइड्रोजन दिया गया है, तो इसका हो जाएगा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ प्राकृतिक गैस की स्टीम फार्मिंग। ये आपका बी का 3 हो जाएगा। टकवाइज हाइड्रोजन देखिए, टकवाइज हाइड्रोजन जो दिया गया है मीथेन पायरोलिसिस, ये आपका सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 तो ये कट गया। उसके बाद देखिए कि पिंक हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस इसमें बनाया जाता है, तो ये आपका डी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है इस संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। ये आपका एकदम सही है। जो भिलाई इस्पात कारखाना है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद दिया गया है दूसरा में संयंत्र की पहली ब्लास्ट फर्नेस 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा चालू की गई। ये भी आपका सही है। तो देखिए कि दोनों सही है और इसमें गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी गलत नहीं है। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी के द्वारा इसमें निवेश किया गया था, यानी कि जर्मनी के सहयोग से ये बनाया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये किसके द्वारा, तो ये यूके द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, तो ये आप दोनों जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताना है कि ये तीनों जो कंडीशन दिया गया है किसके लिए बताया गया है। तो पहला में दिया गया है यहाँ स्लेंडर लोरिस जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं, तो पहला कंडीशन है।
दूसरा का है ये पेनियार नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तीसरा का है यह क्षेत्र लुप्त प्राय लाल चंदन के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। तो ये तीनों कंडीशन देखिएगा तो आपका शेषांचल पहाड़िया बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको कंडीशन पूरा कर रहा है, क्योंकि देखिए कि ये आपका आप शेषांचल ये देखिए इस पे तो फिल्म भी आया है पुष्पा, तो ये आपका लाल चंदन यहीं पे मिलता है, ये आपका दोनों कंडीशन ये पूरा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साइलेंट वैली देखिए कि ये केरल में है, तो ये आप याद रखिएगा। पेराकुलम ये भी केरल में है। नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और देखिएगा कि पहला में दिया गया है भूवैज्ञानिक विशेषता और भूवैज्ञानिक काल, यानी कि ये किस काल में ये घटना घटित हुआ है। तो पहला में देखिएगा ये आपका बृहत हिमालय दिया गया है। तो बृहत हिमालय का आपका निर्माण कब हुआ है, तो ये आपका ओलिगोसिन काल में हुआ है, तो एक का आपका 1 हो जाएगा। दूसरा का क्या देखिए कि लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो ये आपका हुआ है मियोसेनी काल में, तो बी का आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, अच्छा ये तो नहीं कटेगा, ये कट गया। सी देखिए शिवालिक का कब हुआ है, तो ये प्लायोसिन काल में हुआ है। और असम के खनिज तेल भंडार इयोसिन काल में हुआ है, तो ये आप काल जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समस्थितिक प्रतिक्षेप की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ये आपका अंतिम हिमयुग की भारी बर्फ की चादरों के पिघलने के बाद पृथ्वी की पपड़ी का ऊपर की ओर उठना, ये आपका सबसे अच्छा इसके परिभाषित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है गुटेनबर्ग असंबद्धता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। पहला में दिया गया है यह लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, तो गुटेनबर्ग देखिए कि ये आपका सही हो जाएगा, 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और ठोस निचले मेटल को तरल बाहरी कोर से अलग करता है, ये भी आपका सही है। देखिए कि इस सीमा पर एस तरंगे पूरी तरीके से लुप्त हो जाती है, जबकि पी तरंगे किसी पिघले हुए माध्यम में प्रवेश करते ही धीमा हो जाती है, ये भी आपका सही है। यह बाहरी कोर में लौह समृद्ध संरचना के कारण घनत्व में वृद्धि हो जाता है, ये भी आपका सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि इस तरंग यानी कि ये आपका सेकेंडरी तरंग के बारे में बात किया जा रहा है, और ये आपका प्राइमरी तरंग हो जाएगा पी मतलब, और एक होता है एल, ये आपका लव तरंग होता है। तो तीनों ये भूकंप को संकेतित करता है, और भूकंप किस में मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, उसकी स्टडी को सिस्मोग्राफ बोला जाता है। जो लव तरंग होता है ये ज़्यादा सबसे खतरनाक होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और सेकेंडरी जो तरंग होता है ये पानी में नहीं जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है गार्दी पट्टी और धूर्त निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण है जो शब्द दिया गया है, तो ये देखिए कि गद्दी समुदाय द्वारा निर्मित स्वदेशी हस्त निर्मित ऊनी वस्तुएं हैं। तो देखिए कि ऊन के द्वारा गद्दी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है, और ये बहुत अच्छा होता है। गद्दी समुदाय देखिए कि आपका जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में मिलेगा लोग, ऋतु प्रवास होता है लोग, ये भेड़ और बकरी पालन करता है लोग। ग्रीष्म काल में देखिए कि ये ऊंचाई पे चले जाता है लोग, वहाँ पे घास इनको मिलता है, और जब शीतकाल आता है तो ऊपर तो बर्फ जम जाता है, तो ये निचली पहाड़ियों में आ जाता है लोग। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा कि गार्दी पट्टी ये सब आपका ऊनी से बनाया गया वस्तु होता है, या पहनने वाला सूटर होता है, और टोपी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही कथन है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए कि माजुली जो द्वीप है ये आपका जो असम राज्य है, असम में है, और देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, और देखिए दुनिया का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये याद रखिएगा। और असम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब इसका ऑप्शन देखा जाए। पहला में दिया गया है यह पूरी तरीक़ा से जलोढ़ आकृति विज्ञान का क्षेत्र है, एकदम सही है। यह चारों ओर से सुबनसिरी नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा है, ये आपका गलत हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है किस नदी पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका इंद्रावती नदी हो जाएगा और ये कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में। तो ये याद रखिएगा। और यह जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इंद्रावती नदी पे है, तो ये तो आपको पता ही चल गया। और देखिए कि घोड़े की नाल के समान है, तो इसी कारण ये से भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और महानदी के बारे में देखा जाए इसके बारे में, तो देखिए कि ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है और महानदी पे ही हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस पे स्थित है, तो आपका महानदी पे, ये याद रखिएगा। नर्मदा नदी के बारे में अगर देखिएगा तो ये देखिएगा कि नर्मदा नदी पे एक जलप्रपात है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसे धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है, एक से ज़्यादा राज्यों में ये प्रवाहित होती है। आपका गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। गोदावरी नदी देखिएगा कि ये आपका इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी नदी का ही एक सहायक नदी है, तो ये आप याद रखेगा। और गोदावरी नदी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है, ये आप याद रखेगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस्पात संयंत्रों और उसके या उनके सहयोग देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इस्पात संयंत्रों और उनके सहयोगी देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं ये बताना है। तो अभी हम लोग देखे हैं लोग कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसने बनवाया था या किसके सहायता से बना था, तो रूस हो जाएगा यानी रसिया। और देखिए कि राउरकेला ये आपका जर्मनी सही है। इसके बाद अगर देखा जाए दुर्गापुर, तो ये आपका रसिया नहीं होगा, ये आपका कौन हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा या यूके का ही है। बोकारो इस्पात ये आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर केवल एक युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि बोकारो जो ये स्थित है ये सोवियत संघ से बना था, तो ये आपको याद रखना है। राउरकेला तो हम बताइए थे कि ये आपका किसने बनवाया था, तो जर्मनी। इस और भिलाई आपका कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। दुर्गापुर आपका यूके हो जाएगा, बोकारो रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और पहला सूची में दिया गया है पारंपरिक हथकरघा केंद्र और राज्य, यानी कि कौन सा हाथ से बनाया गया ये आपका केंद्र है और किस राज्य में है ये बताना है। करूर ये देखिए कि ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, तो 1 का 4 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इलकल देखिए कि ये कर्नाटक में पड़ेगा और पोचमपल्ली ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा और चंदेरी आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अपने मजबूत ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस भारतीय शहर को भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है या कहा जाता है, तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिए कि उद्योग हिस्सेदारी अगर पूरे भारत में देखेंगे ऑटोमोबाइल में तो 30% ये रखता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, एकदम सही है। इसके पास आंशिक रूप से भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का स्वामित्व है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र यूरेनियम भंडार से संबंधित हैं, तो इसमें देखिए कि सी भूमि सियर जोन ये झारखंड में पड़ेगा, यूरेनियम यहाँ पे भंडारित है, तो ये सही है। कुडप्पा ये भी भंडारित है। महादेव बेसिन ये भी आपका भंडारित है। और देखिएगा कि आपका कुडप्पा बेसिन कहाँ पे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में पड़ेगा। महादेव बेसिन ये भी आपका सही है, लेकिन ये आपका मेघालय में है,
तो मेघालय याद रखेगा, मेघों का देश बोला जाता है मेघालय को। भीमा बेसिन देखिएगा कि ये कर्नाटक में है और ये भी सही है, तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ आपका दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और उसका मुख्यालय बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका कोल इंडिया दिया गया है, तो कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। और गेल का कहाँ पे होगा, तो ये आपका, अच्छा कोल इंडिया का मुख्यालय, एक मिनट, कोल इंडिया का मुख्यालय आपका कोलकाता हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा कि गेल का आपका दिल्ली हो जाएगा और रील का आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, हल का आपका बेंगलोर हो जाएगा। तो ये आपका देखिए सभी कोयला और इस्पात स्टील कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनियों में आता है, तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन मूल रूप से किस विशिष्ट कानून के तहत किया गया था, तो इसका राइट आंसर देखिए कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि वायु अधिनियम कब लाया गया था, तो वायु अधिनियम 1981 में आया था। और पर्यावरण अधिनियम आपका देखिए कि ये 1986 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में आया था। तो ये सभी भी आप याद रखेगा, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है कि इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में, यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, एकदम सही है। यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ये भी सही है। यह मध्य प्रदेश में भारत की एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खदान का संचालन करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और देखिए कि हीरा उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में ही होता है, तो ये भी याद रखेगा। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, इसे 2005 में मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए कि आपका 1989 के तहत ये शामिल किया गया था और आपका 2001 में यूनेस्को में ये शामिल हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला के बाद दूसरा का देखिए, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विनियमित होती है, इसका अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश इसमें विनियमित होती है, यानी कि निषिद्ध किया जाता है। इसका कारण रहता है कि अगर कोई विदेशी इसमें जीव या पेड़ पौधा आ जाए तो उसके आसपास का जितना पेड़ पौधा या जीव होगा तो उसके लिए वो खतरा बन जाता है, तो इसी के कारण आपका ये विदेशी प्रजातियां प्रवेश निषिद्ध है या विनियमित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह दुनिया के सबसे बड़े वनों में से एक है जो लगभग आपका 1,40,000 हेक्टेयर है, जो बंगाल के खाड़ी के किनारे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है और भारत के उस विश्व धरोहर स्थल के निकट है जिसे 1987 में सूचीबद्ध किया गया था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन करता है, तो ये आपका देखिए कि सुंदर वन का वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा सुंदर वन के बारे में देख लिया जाए तो देखिए कि सुंदर वन जो है एक मेगरा वन है, तो मेगरा वन याद रखिएगा कि या मेग्रो वन, मेगरा या मेग्रो वन कहिए। इस वन में क्या होता है कि जो पेड़ पौधा, जैसे कि ये मान लीजिए पेड़ पौधा है और इसके ये जड़ हो गया, तो जड़ होता है धरातल के ऊपर होता है, यानी कि भूमि के ऊपर रहता है यहाँ पे। अब ये भूमि हो गया, मान लीजिए, एक मिनट आपको दूसरा कलर कर देते हैं, तो देखिए ये मान लीजिए कि भूमि हो गया और जड़ नीचे होना चाहिए,
लेकिन इसमें का सुंदरवन का पेड़ पौधा का जड़ ऊपर होता है। इसका क्या होता है, क्यों होता है जड़ ऊपर, तो इसका कारण है कि जो समुद्र का पानी है तो ये बार बार हाई टाइड और लो टाइड के कारण यहाँ पे आता है फिर चला जाता है। तो अगर ये नीचे रहेगा तो ये पेड़ पौधा सड़ जाएगा और गल के नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये ऊपर अपना जड़ कर लिया है लोग यहाँ का पेड़ पौधा। और सुंदरी नाम के एक वृक्ष है जो पूरे भरा हुआ है पूरे क्षेत्र में, तो इसीलिए इसे सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और मेघरा वन देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है मेघरा वन, तो आपका पश्चिम बंगाल में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका असम में है। और सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में है। और उसके बाद डिब्रू सैखोवा बायो रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका असम में होगा। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पवित्र उपवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर बताना है। यहाँ पे देखिए कि सरहुल त्यौहार से जुड़े पवित्र उपवनों को बिहार और झारखंड में स्थानीय रूप से सरना के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। बिहार में ये उपवन मुख्य रूप से छोटी नागपुर पठार क्षेत्र के भीतर स्थित है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पवित्र उपवन का मतलब क्या होता है। पवित्र मतलब तो आप समझ रहे हैं, और उपवन मतलब वन होता है, पवित्र वन। तो देखिए कि ऐसा वन जिसमें ये मान्यता रहता है कि इस वन में पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए और उस वन के पूजा किया जाता है किसी देवता के नाम से। तो ज़्यादातर आदिवासियों में ये देखने को मिलता है कि ये धारणा कि ये जो वन है देवों का वन है। तो ऐसे ये क्या हो जाता है कि उसमें देखिए कि पेड़ पौधा पक्षी सभी का संरक्षण मिल जाता है। तो ये आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को आर्कियन चट्टान प्रणाली, अच्छा देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्कियन चट्टान प्रणाली पाई जाती है और इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो पहला में दिया है कर्नाटक, ये तो आपका कर्नाटक सही ही होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो तमिलनाडु सही है, मध्य प्रदेश सही है, छोटा नागपुर भी पठार में मिलता है। तो ये आपका सभी में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, अभिकथन दिया गया है और कारक दिया गया है। तो अभिकथन में देखिएगा, मोहरोविक असभ्यता भूपट्टी और मेटल के बीच एक भूकंपीय सीमा है। मोहरोविक असंबद्धता भूपट्टी और मेटल के बीच एक भूकंपीय सीमा है जिसे तरंग वेग में अचानक वृद्धि द्वारा पहचाना जाता है। तो इसमें देखिएगा कि ये आपका एकदम सही है। इसके बाद दिया रहा है कि भूकंपीय अपवर्तन के आधार पर मोहरोविक असंबद्धता विश्व स्तर पर लगभग एक समान गहराई पर पाई जाती है, जो व्यापक रूप से एक सुसंगत भूपट्टी मेटल संक्रमण को दर्शाती है। ये आपका देखिए कि ये एक समान गहराई पे नहीं पाया जाता है, हर देश में देखिए कि अलग अलग गहराई में मिलेगा। तो इसका तो कारक ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए आपका सही है और आर गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भील लगभग 1.7 करोड़ की आबादी के साथ भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है, एकदम ये सही है। दूसरा में दे रहा है कि भारत में भीलों की सबसे अधिक आबादी छत्तीसगढ़ में है, ये आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नहीं है, एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ये जनजाति है लोग। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे मिलता है लोग, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये आपका मिलेगा लोग। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ जनजाति है लोग और एक तरफ उनका क्षेत्र है। तो चलिए मिलान किया जाए। अब इसमें भोटिया जनजाति ये किस क्षेत्र में मिलेगा लोग, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भोटिया जनजाति हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
सिम्पिन जनजाति ये तो आप अंडमान निकोबार याद रखिएगा, क्योंकि इस विलुप्त होने के कगार पे है लोग। और डोडा जनजाति आपका तमिलनाडु हो जाएगा। डोडा जनजाति के बारे में हम आपको बार बार बताए हैं कि नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है ये उसके ऊपर रहता है लोग। और थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में पाया जाता है लोग, जो नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि एक का आपका 3 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बी का 4, सी के 2 और डी का आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक संकीर्ण बैरियर द्वीप निम्नलिखित में से किस झील को अरब सागर से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेवनाथ झील हो जाएगा। और वेवनाथ झील देखिए कि आपका केरल में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा केरल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और वेवनाथ झील से संबंधित और देखा जाए तो ये खारे पानी का झील है और ये आपका बैक वाटर है, यानी कि कभी समुद्र के पानी आया होगा और किसी कारण से वहाँ पे बैरियर बन गया होगा जिसके कारण वो पानी उधर नहीं जा सका होगा, तो ये आपका हो जाएगा। और अष्टमुडी झील के अगर बारे में बात किया जाए तो ये आपका देखिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि केरल हो जाएगा। और समस्तकोटा झील ये भी आपका केरल में है और बेलियारी झील ये भी आपका केरल में है, तो ये सभी केरल में है। थोड़ा सा वेवनाथ झील के बारे में देखा जाए कि 14 जनवरी को आपका नेहरू नौकायन राष्ट्रीय नौका दौड़ होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें आपका झील दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है और इसका सही उत्तर बताना है, मिलान करना है। तो सांभर झील देखिए कि ये आपका राजस्थान में है, जो कि सबसे नमकीन झीलों में से एक है। और उसके बाद पेंगुइन झील देखिए कि ये आपका लद्दाख में पड़ेगा, तो एक का 3 हो जाएगा। और तो ये दोनों तो कट गया, पेंगुइन झील लद्दाख, तो बी का आपका 4 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। लोनार झील देखिए कि ये क्रेटर झील है और ये आपका महाराष्ट्र में है। और नर सरोवर झील ये आपका गुजरात में है, तो देखिए कि 3 का आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में फुटलूस उद्योग, ये फुटलूस उद्योग की विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए कि ये मजबूत अवस्थिति बाधाओं से स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आसान भाषा में हम समझाएं तो देखिए कि जो फुटलूस उद्योग होता है इसे आसानी से एक स्थान से दूसरा का स्थान ले जाया जा सकता है और इसमें सड़ने गलने जैसा कोई सामान नहीं होता है। जैसे कि एक आपका मोबाइल का जो दुकान है उसे मान लीजिए, तो उसमें आपका सड़ेगा गलेगा नहीं और उसको तो एक आपका गुमटी में भी रखा जा सकता है, एक जगह से दूसरे का स्थान पे ले जाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। ट्राम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ट्राम्बे ये तो जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1954 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्थान। तो ये आपका देखिए कि जो भी आपको पहले पता हो उसको आप मिलान कीजिए। तो आपका रावत भट्टा कहाँ पे है? तो रावत भट्टा आपका राजस्थान में है, तो 1 का 4 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया। कैंगा कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में होगा, तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। काकरापारा कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा। नरौला आपका उत्तर प्रदेश, तो 1 का आपका 4, 3 का 2 का 3, तो 1 का 4, 2 का 3 और सी का देखिएगा कि आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया और डी का 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेलारी चित्रकूट चिकनमंगलूर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज के विशाल भंडारण के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए ये जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि इसमें शामिल है, यानी कि ये किस क्षेत्र में है? तो ये आपका देखिए कि बाबू बुदान पहाड़िया के आसपास में है, तो ये आप याद रखेगा। और ये कहाँ पे पड़ेगा? बेलारू चित्रकूट, तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास में पड़ेगा, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है भारत के जलवायु तंत्र के स्थलीय विकिरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है उत्तर पश्चिम भारत में मानसून से पूर्व बनने वाला उष्मीय निम्न दाब
निम्न क्षोभ मंडल द्वारा आने वाली लघु तरंग और सौ विकिरण के प्रत्यक्ष अवशोषण के कारण होता है। ये प्रत्यक्ष अवशोषण के कारण नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि वायुमंडलीय लघु तरंग सौरमंडल के लिए काफ़ी हद तक पारदर्शी होता है और निचला क्षोभ मंडल और विकिरण द्वारा सीधे गर्म नहीं होता है। देखिए कि आपका तापन प्रक्रिया, चालन, संवहन, दीर्घ विकिरण, ये सभी काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा का देखिएगा कि सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के बादल बाहर जाने वाली दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को रोक लेती है, जिससे मध्य भारत में रात्रि के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान राजस्थान के शुष्क जलवायु के मुख्य पर्वतीय कारण का सर्वोत्तम वर्णन का व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका अरावली पर्वतमाला मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर स्थित है, जो हवाओं के प्रभावी पर्वतीय उत्थान रोकती है, जिसके कारण देखिए कि उधर थार मरुस्थल में पानी नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मुंबई और नागपुर के बीच गर्मियों के तापमान के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें व्याख्या करना है। तो पहला में देखिए कि मुंबई में मानसून से पहले अधिकतम तापमान में सीमित वृद्धि देखी जाती है, जिसका मुख्य कारक अरब सागर की उच्च विशिष्ट उष्माधारिता है। ये आपका एकदम सही है। नागपुर की अंतर्देशीय महाद्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ मुंबई की तुलना में दैनिक तापांतर में काफ़ी कम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो देखिए कि मुंबई के तुलना में यहाँ पे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है कि अगर देखिए कि ये आपका दक्षिण भारत का मैप है, मुंबई आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका मुंबई का ये है, तो इसका जो यहाँ पे जानते हैं अरब सागर है, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा पानी है, जिसके कारण इसके आसपास का क्षेत्र में दैनिक तापांतर कम होगा और जैसे जैसे दूर जाएगा इधर, तो वो दैनिक तापांतर बढ़ते जाएगा। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि रात में और दिन में जो तापमान में अंतर होता है उसी को बोला जाता है। तो 40 का राइट आंसर देखिए कि आपका ये गलत हो जाएगा, ये सही है, तो इसमें गलत ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, क्षेत्रीय मौसम और वनस्पति प्रतिरूप पर अक्षांश के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है कि कर्क रेखा के कारण बिहार पूरी तरीके से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वार्षिक उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है या अधिक है। एकदम सही है। देखिए कि ठंडा में ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी होता है और बरसात में अच्छा खासा बारिश भी होता है, तो हर मौसम में देखिए कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। शीतकालीन संक्रांति के दौरान बिहार का उच्च अक्षांश केरल की तुलना में कहीं अधिक लंबे समय तक दिन रात के उजाले का कारण बनता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि शीतकालीन संक्रांति ये आपका 21 दिसंबर को पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसके कारण ऐसा नहीं होता है। उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश तापमान की स्थितियाँ गंगा के मैदान में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के प्राकृतिक विकास को रोकता है, ये आपका सही है। तो देखिए कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, पहला में दिया गया कि संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार के मुंडा समूह से संबंधित है, एकदम सही है। संथाली लिपि लोचिकी की खोज पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ये भी सही है। संथाल लोग एकेश्वरवाद का पालन करते हैं और आत्माओं, चुड़ैलों और पवित्र उपवनों में विश्वास को नहीं मानते हैं, ये आपका देखिएगा कि गलत हो जाएगा। संथाल लोग एकेश्वरवाद में तो विश्वास करते हैं, साथ में आत्मा में भी ये विश्वास करते हैं, तो ये आपका देखिए अब पवित्र उपवन में भी विश्वास करते हैं, तो ये सब आपका गलत हो गया। तो तीसरा का नंबर गलत है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका दिया गया है उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के कृषि पे पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें उपयोग करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ
से सर्दियों में महत्वपूर्ण वर्षा होती है जो रबी फसल यानी कि गेहूं की फसल के शुरुआती विकास में मदद करती है। एकदम सही है। इन विक्षोभों में होने वाली भारी वर्षा से मिट्टी में नमी तेजी से बढ़ जाती है और मुख्य रूप से खड़ी फसलों की शीघ्र बुआई के लिए। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि तेजी से नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत बारिश होता है और जो कि महत्वपूर्ण होता है उस समय के जितना भी फसल होता है, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सब के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में चालू किए गए प्रमुख अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में स्थित भालदा सौर पार्क भारत का सबसे बड़ा पूर्णतः संचालित सौर पार्क है। एकदम सही है। दक्षिण बिहार में स्थित कैमूर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क वर्तमान में 2 गीगावाट डिग्री बिजली का निर्यात कर रहा है। ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका गलत है। पावागढ़ सौर पार्क कर्नाटक में पट्टे पर ली गई सूखाग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग करके बड़े पैमाने पर फोटोवोल्टिक बिजली का उत्पादन करता है। ये आपका सही है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है समान अक्षांश पर स्थित स्थानों के बीच तापमान के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, पहला में दिया गया है दार्जिलिंग में आगरा की तुलना में वार्षिक तापांतर काफ़ी कम रहता है, जिसका मुख्य कारण क्षोभ मंडल में सामान्य तापमान गिरावट की दर है। ये आपका एकदम सही है। एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद दार्जिलिंग के ऊंचाई वाले वातावरण में स्थलीय विकिरण का अवशोषण आगरा के मैदान इलाकों की तुलना में कहीं अधिक होता है। अधिक नहीं होता है, कम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 के बाद 46 नंबर। ये करेवा मिट्टी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए कि करेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है कि कौन सा गलत कथन है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ये चतुर्थक अवसादों का प्रतिनिधित्व करती है जो नदी, झील या नदी हिमनद वातावरण में जमा हुए थे और झेलम नदी बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। ये देखिए कि एकदम सही है, ये झेलम नदी के आसपास पाया जाता है। ये सतही जल संसाधनों में समृद्ध है और इस क्षेत्र में प्रमुख बारहमासी नदियाँ प्रवाहित का निर्माण करती है। ये देखिए कि आपका बोला जा रहा है कि ये सतही जल संसाधनों में समृद्ध है, इस क्षेत्र में प्रमुख बारहमासी नदियाँ निर्मित है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि करेवा जो मिट्टी है ये आपका घाटी में पड़ता है, यानी कि चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ये मिट्टी है। ये याद रखिए कि करेवा मिट्टी में सबसे ज़्यादा केसर का खेती होता है, तो ये याद रखिएगा केसर का खेती होता है। केसर का खेती में आपका कश्मीर जो है ये प्रथम स्थान पे है, या कहें कि एकाधिकार प्राप्त है। और देखिए कि केसर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वतिकांग खाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए कि गलत पूछ रहा है, तो केवल 2 गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें गलत है, तो ये आपको गलत बताना है। तो देखिएगा, पहला में दिया गया है इनमें कृषि अवशेष, वानिकी अवशिष्ट और यहाँ तक कि नगर पालिका ठोस अवशिष्ट जैसे कच्चे माल शामिल हैं। ये आपका देखिए कि एकदम सही है। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन से प्राप्त इथेनॉल का उत्पादन लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास को सरल शर्करा में तोड़े बिना किया जाता है। तोड़े बिना नहीं, जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक कैसे होगा, तो तोड़ के किया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और देखिए कि आपका जैव ईंधन क्या होता है, तो जो जैसे कि गन्ना है, तो गन्ना का जो अवशिष्ट होता है या आपका मक्का का जो अवशिष्ट होता है, तो उससे बनाया जाता है ये ईंधन। 47 के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है अभी कथन दिया गया है और कारक दिया गया है, तो नीचे दिए गए कथन का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। अभी कथन में दिया गया है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से होकर उड़ान भरने वाली विमान सामान्य मौसम संबंधित खतरों का न्यूनतम सामना करते हैं। और इसके कारण में दिया गया है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के प्रबल संवहन क्रियाओं का क्षेत्र है, जहाँ
क्यूमुलोनिमिस बादल विकसित होते हैं, कभी कभी ट्रोपोपॉज तक भी प्रवेश कर जाते हैं। ये आपका एकदम सही है और ये गलत हो जाएगा। तो अभी कथन गलत है और कारक सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम हिमालय में शीतकालीन वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है उत्तर पश्चिम हिमालय के ऊपर अधिक ऊंचाई वाले सीरस बादल आने वाली पश्चिमी विक्षोभ का पहला दृश्य संकेत होती है। ये आपका एकदम सही है। लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर मौजूद सीरस बादल ऊपरी वायुमंडल में अत्यधिक कम तापमान के कारण सीधे जमीन पर भारी बर्फबारी का कारण बनती है। ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि ऐसी वर्षा नहीं होता है जो जमीन तक पहुंच सके, तो इसी के कारण ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधित विशेषता मुख्य रूप से कोंकण और मालाबार क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की दैनिक वर्षा तीव्रता को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका अपतटीय द्रोणी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि तटवर्ती द्रोणी जो है ये उथला, लंबा और कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। तो देखिए इसके कारण ये आपका दैनिक वर्षा तीव्रता को नियंत्रण करता है और इसका प्रभाव देखिएगा तो भारी वर्षा यहाँ पे होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के मुख्य औद्योगिक भूमिका का सही वर्णन कर रहा है? देखिए कि यह बिजली परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले बड़े टरबाइन, बॉयलर और जनरेटर के एक प्रमुख घरेलू निर्माता के रूप में कार्य करता है। तो भेल का इसका क्या काम होता है? तो बड़ा बड़ा जो कंपनी है और बड़ा बड़ा जो योजना है, सरकार का परियोजना है, तो उसमें जो मशीन लगता है तो उसका निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औद्योगिक अवस्थिति के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार उन भारी उद्योगों के लिए मुख्य अवस्थितिज प्रभाव क्या है जो लौह अयस्क और कोयले जैसे भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारखाना माल के स्रोत पर या उसके निकट स्थित होना चाहिए। तो देखिए कि कोई भी कारखाना है तो उसका जो कच्चा माल होता है अगर नज़दीक रहेगा तो उससे ज़्यादा सुविधा होगा। और देखिए कि लेबर भी सस्ता होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन उसका पूरा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और डली राजहारा खदानों से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज निकलता है? तो इसमें देखिए कि आपका लौह अयस्क निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कि आपका लौह अयस्क हो जाएगा। और देखिए कि ये अवस्थिति है कहाँ पे? तो दंतेवाड़ा जिला में है। तो ये आपका जिला भी पूछ सकता है। और आगे देखिएगा बक्साइट का अगर देखा जाए कि बक्साइट कहाँ से निकलता है तो कालाहांडी हो जाएगा, लोहारदगा हो जाएगा। मैग्नीज के लिए बालाघाट, नागपुर, भंडार ये सब। आप तांबा के लिए तो आप खेतड़ी जानते ही हैं, सी भूमि जो झारखंड में है, ये सब उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एकदम सही है। यह अपने अल्पाइन घास के मैदान, ऊंचाई पर स्थित झीलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए ये जाना जाता है। ये भी आपका सही है। और देखिए कि यह अपने मैंग्रोव वन और प्रवाल भित्तियाँ स्थित तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। एकदम गलत है। मैंग्रोव वन इसके आसपास में भी नहीं है। ये आपका उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में आपका समुद्र पड़ता नहीं है। तो समुद्री सीमा है ही नहीं तो मैंग्रोव वन कहाँ से होगा? तो ये आप याद रखिएगा। पूछ सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड याद रखेगा। और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन की वर्तमान क्षमता विस्तार रणनीति का सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयला आधारित बिजली उत्पादन जारी रखने के साथ साथ यह बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी तेजी से विकसित कर रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है अवायवीय अपघटक के माध्यम से बायोगैस उत्पादित लैंडफिल अपशिष्ट को कम करने में मदद करता है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करता है। तो ये आपका देखिएगा, ये आपका सही है। और कारक में देखिएगा कि अवायवीय अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट को विघटित कर मीथेन समृद्ध बायोगैस उत्पन्न करता है। ये भी आपका सही है, दोनों सही है, लेकिन सही इसका डिस्कशन नहीं कर रहा है, इसी के कारण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। पवन हंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें उपयोग करके बताना है। तो देखिए ये पहला दिया गया है, यह बॉम्बे हाई में ONGC के संचालन के लिए एक समर्पित मेडिवेक हेलीकॉप्टर प्रदान करता है, एकदम सही है। और दूसरा में दिया गया है यह केवल कर्मियों का परिवहन करता है और अपतटीय तेल अन्वेषण गतिविधियों के लिए माल वहन नहीं करता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि पवन हंस केवल कर्मियों का परिवहन नहीं करता है, बल्कि ये साथ में आपका आवश्यक आपूर्ति जो भी होता है उसे पूरा करता है। ड्रिलिंग उपकरण, हल्के वजन के उपकरण, ये सब ले जाने में और लेके आने में ये आपका करता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो देखिए कि आपका 1985 में किया गया था। तो ये स्थापना वर्ष भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है सुंदरवन, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की पारिस्थितिकी और स्थल प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए पहला में दिया गया सुंदरवन में मैंग्रोव पौधों के न्यूटोफोर यानी कि सांस लेने वाली जड़ें जलमग्न और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है, एकदम सही है। सुंदरवन की ज्वारामुख स्थल कृतियाँ तीव्र ज्वारीय क्रिया और दोनों दशाओं में अवसादी की गति के कारण निरंतर परिवहन करती है, ये आपका एकदम सही है। विवर्तनिक हलचलों के कारण गंगा नदी के लगातार पूर्वी की ओर खिसकने से सुंदरवन के भारतीय हिस्से में ताजे पानी की आपूर्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी कमी आई है, वृद्धि नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और सुंदरवन के बारे में तो और बताए ही थे, ये पश्चिम बंगाल में है और मेघना नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहासा पे है। और भारत में लगभग देखिए कि आपका 60 से 65% के आसपास और बाकी बांग्लादेश में इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका पहला दिया गया है यह भारत म्यांमार सीमा के निकट है और मिजोरम के राजकीय पक्षी वाबू का पर्यवास है। तो ये तो आपका सही है, वाबू पक्षी है एक और उसके लिए ये निवास स्थल के रूप में कार्य करता है, तो ये आप याद रखेगा। और ये कहाँ पे है? तो मिजोरम में है, तो ये तो आप जान ही गए। दूसरा में दिया गया है कि इस पार्क में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन है, ये आपका गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन देखिए कि जहाँ पे अच्छा खासा वर्षा होता है उस क्षेत्रों में पड़ता है, ये आपका गलत है। और देखिए कि यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 1500 से 1900 मीटर की ऊंचाई पे है और अच्छा खासा वर्षा होता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है नीलगिरी तहीर और उसके प्राकृतिक आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो इसमें आपका देखिएगा पहला में दिया गया है केरल में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी शेष जंगली आबादी की रक्षा करता है, एकदम सही है। तमिलनाडु में स्थित मुकुर्दू राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मुख्य रूप से इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए किया गया था, ये भी आपका सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत में नीलगिरी तहर के लिए एक महत्वपूर्ण ऊंचाई वाला प्रजनन क्षेत्र है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिएगा कि आपका
तीसरा का नंबर गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है और ये नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा नहीं है, तो इसी के कारण। अगला है कि नीलगिरी तहर केवल पश्चिमी घाट के ऊंचे पर्वतीय घास के मैदान और 16 जंगलों में ही पाया जाता है। एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश के में स्थित शेषांचल बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर हम लोग देखे भी थे, ये शेषांचल जो है आपका चंदन के लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला ऑप्शन में दिया गया है इस रिजर्व में अत्यधिक दोहन के शिकार स्थानीय प्रजाति रेड सैंडर्स के लिए दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक और निरंतर आवास मौजूद है। ये आपका एकदम सही है। यह पहाड़ी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि आपका दूसरा का गलत है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि यह पहाड़ी एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है। ये डिफिनेशन आपका नीलगिरी पहाड़ी के लिए दिया गया है, या कहें नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निम्नलिखित में से किसकी ओर खिसक जाता है। तो ये देखिए कि उसमें विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर खिसकने के पश्चात दक्षिणी गोलार्ध इसका अनुसरण करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि ग्रेटर हिमालय का निर्माण करने वाला प्रमुख विवर्तनिक उत्थान मुख्य रूप से इयोसीन और ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ था। ये आपका सही है। प्रारंभिक इयोसीन और ओलिगोसीन पर्वत निर्माण चरण के दौरान विशाल नदी निक्षेप एक साथ वलय होगा जिससे बाहरी शिवालिक तलहटी का निर्माण हुआ। ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा ए सही हो जाएगा केवल, तो ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें आपका देखिएगा कि दिया गया है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान और उसके स्थानों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है ओरंग टाइगर रिजर्व असम, ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान नहीं है, ये गुजरात में है, तो गुजरात हो जाएगा। जंगली गधा के लिए ये फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका गलत है। ये आपका देखिए कि काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है और ये असम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है कि लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान को गर्मियों के दौरान बहुत अधिक सतही सौर विकिरण क्यों प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका हो जाएगा लद्दाख की अधिक ऊंचाई और विरल वायुमंडलीय कम जलवाष्प और एरोसोल को समाहित करता है जिससे लघु तरंग और सौर विकिरण का अधिक संचरण संभव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 65 के बाद आपका 66 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि मोनोजाइट में सामान्यतः लगभग 55 से 60% दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड होता है, एकदम सही है। दूसरा में दिया गया है कि मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडारण उड़ीसा में है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में है। ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। पहला नंबर पर आपका केरल हो जाएगा, केरल में सबसे ज़्यादा है। देखिए कि मोनेजाइट से थोरियम बनता है, तो ये देखिए कि आपका थोरियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है लघु हिमालय पर्वतमाला का मुख्य भू उत्थान किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मायोसीन युग में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्टेगमाइट्स के विवरण और निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में देखिएगा कि
स्टेगलेमाइट गुफाओं में बनने वाली ऐसी आकृति है जो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बनती है। तो अब जब जाइएगा किसी गुफा में तो देखिए कि आपका ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारा बना रहता है कांटीला रूप में, तो ये आपका एकदम सही है। आंध्र प्रदेश में स्थित बोरा गुफाओं में जमीन के नीचे बहने वाली गोस्थानी नदी की क्रिया से बने विशाल स्टेगमाइट है, ये भी आपका एकदम सही है। भारत में स्टेगमाइट वाली चूना पत्थर की गुफाओं की सबसे बड़ी संख्या शुष्क अरावली पर्वतमालाओं में है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें अभिकथन और कारक दिया गया है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है कि भारतीय गंगेय मैदानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है, एकदम सही है। मैदानी इलाकों में भूमि की सतह की ऊंचाई बंगाल डेल्टा से पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये भी सही है, लेकिन इसका ये सही डिफिनेशन नहीं बता रहा है, इसके कारण ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केरल के कोल्लम जिले में स्थित सस्थमकोंडा झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है और यह केरल की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ये आपका एकदम सही है। इसके जल की उच्च शुद्धता बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले चाओबोरोस लार्वा की आबादी द्वारा बनाए रखी जाती है जो कार्बनिक अशुद्धियों को आहार के रूप में प्रयोग करता है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए कि ये आपका अस्थमकोंडा झील कहाँ पे है, तो केरल में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए 70 के बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैडन जूलियन ऑसिलेशन और भारत पर इसके प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि यह भूमध्य रेखा के निकट बादलों और वर्षा की एक पूर्व की ओर बढ़ने वाली प्रणाली है जो भारतीय मानसून में होने वाली अल्पकालीन बदलावों को जोरदार ढंग से प्रभावित करती है, ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के चरम विषुवतीय भागों में वर्षा के द्विशिखर अथवा अधिकतम प्रतिरूप को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मौसमी वैज्ञानिक तंत्र है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हो जाएगा, यानी ITCZ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन के मैदान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले गोल ग्रेनाइट के पत्थर और प्याज के आकार के गुंबद मुख्य रूप से भू आकृति प्रक्रिया के कारण बनते हैं। तो इसका कारण देखिएगा कि आपका हो जाएगा दिन रात के बड़े तापांतर के कारण बार बार होने वाली ताप और शीतल से उत्पन्न यांत्रिक परत परिच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्वेश्चन है। प्लेयोसीन युग के दौरान वलीय होकर सबसे बाहरी हिमालयी तलहटी का निर्माण करने वाले मोटे अग्रभूमि बेसिन अवसादों के लिए निम्नलिखित में से किस लिथोलॉजिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोलास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर भारत की मौसम प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में देखिएगा पूर्वोत्तर मानसून के दौरान भारी वर्षा की अवधियों को मुख्य रूप से बड़े पैमानों की निम्न दाब प्रणालियों और चक्रवाती दाब नियंत्रण करते हैं, ये आपका एकदम सही है। शक्तिशाली अल नीनो घटनाएं क्षोभ मंडल में असामान्य रूप से नीचे की ओर उतरने वाली वायु स्थितियों को जन्म देती है, जिससे कोरोमंडल तट के साथ शीतकालीन वर्षा काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी ये बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा के पार बहने वाली सोमाली जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान अपनी दिशा बदल लेती है और नमी परिवहन को बढ़ा देता है, नमी नहीं उष्ण हो जाएगा या सूखा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो देखिए कि 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मुख्य साइनो तिब्बती भाषा परिवार के मुख्य वक्ताओं द्वारा
प्रमुख रूप से पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असम में बोरदोईसिला निम्नलिखित में से किस स्थानीय मौसमी घटना को संदर्भित करता है? तो ये आपका संदर्भित करता है मानसून से पहले तेज हवाओं और ओला के साथ तूफान आने की आशंका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझा नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी देखिए कि 1 घंटा से ऊपर अभी ही हो गया है, तो 3-4 घंटा अगर समझाएंगे तो 4 घंटा का एक वीडियो होगा। एक एक क्वेश्चन को अगर समझाएंगे तो, और इसको समझाने के लिए मैप बनाना पड़ेगा, फिर उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन 2-2 3-3 मिनट आसानी से लगेगा। तो ये तो आपका टेस्ट फॉर्म में है, जो क्लास करा रहे हैं उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो उसमें जाके क्लास में देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताता है कि पूर्व की किरणों का कोण उत्तर भारतीय मैदानों में सर्दियों के दौरान ठंडक का कारण कैसे बनता है? तो इसका कारण हो जाएगा, सर्दियों के दौरान सूर्य की किरणें तिरछे कोण पड़ती है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे गर्म की तीव्रता कम हो जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा जो रहता है वो कम हो जाता है। अब थोड़ा सा देखिए कि जैसे ये पृथ्वी है, अब यहाँ सीधे अगर सूर्य इसके सामने पड़ेगा तो ये सीधे में किरण भेजेगा, तो यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा होगा, लेकिन जब तिरछा पड़ेगा तो ये क्या होगा कि पूरे इसका छितरा जाएगा, तो इस कारण इसका जो ताप होता है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 78 का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए कि पूछा जा रहा है, कथन और कारक दिया गया है। अक्टूबर के महीने में उत्तरी भारतीय मैदान का मौसम बेहद उष्ण भरा और कष्टपूर्ण हो जाता है, जिसे अक्टूबर की गर्मी के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही है। और देखिए कि इसका कारक क्या है कि यह घुटन भरा मौसम मानसून की वापसी के बाद पूरी तरीके से साफ आसमान के नीचे ऊंचे तापमान और वातावरण की मौजूद अत्यधिक नमी के मेल के कारण निर्मित होता है। तो देखिए कि इसका ये सही से डिफिनेशन भी बता रहा है। देखिए कि बरसात आपका सितंबर तक रहता है और पानी पूरा धरातल पे लगा रहता है, तो जब वहाँ पे सूर्य ताप आता है तो नीचे से भी वो हीट करता है, और देखिए कि उसमें जब हीट करेगा तो वो पानी आपका भाप बनेगा और वो वातावरण में फैलेगा, तो एक उष्ण टाइप का मौसम कर देगा, जिससे बहुत तकलीफ भी पहुँचता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 17वीं शताब्दी में भारतीय मानसून का तापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो एडमंड हेली के द्वारा दिया गया था। इसे हेली का व्याख्या के नाम से जाना जाता है या हेली के नियम से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, और इसमें देखिए पूछा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल के खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। ये आपका एकदम सही है। दक्षिण चीन सागर से आने वाली अवशिष्ट चक्रवाती भंवर अक्सर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के निर्माण को प्रेरित करता है। ये भी एकदम सही है। अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं और भारत के पश्चिमी तट से कभी नहीं टकराते हैं। ये आपका गलत दिया गया है। पश्चिम घाट से टकराता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ हमेशा नहीं बढ़ता है, कभी दाएं बाएं से भी निकलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्नलिखित में से किस बल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हुए दाईं ओर मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल हो जाएगा, कोरियोलिस बल। तो ये आप याद रखिएगा। कोरियोलिस बल ये कौन सा बल है? तो देखिए कि ये आपका पृथ्वी का जो आकर्षित बल होता है उसी को बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। पृथ्वी जब घूमता है तो घूमने से जो बल उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 के बाद आपका 83 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुकिंदा घाटी जो एक अत्यंत रणनीतिक धातुकर्ण खनिज के भारत के कुल प्रामाणिक भंडार का लगभग 97% हिस्सा रखती है, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका क्रोमाइट यहाँ से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और ये उड़ीसा में पड़ेगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, आंध्र प्रदेश में स्थित
तुमलापली एक बार अभी पढ़ लीजिएगा। खदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज के निष्कर्षण के लिए जानी जाती है? तो यहाँ से देखिए कि आपका यूरेनियम निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, और इसमें आपका दिया गया है अभिकथन और कारक दिया गया है। तो पहला में देखिएगा, अभिकथन में भारत में प्रमुख एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र मुख्य रूप से बक्साइट खदानों के बजाय सीधे ताप या जल विद्युत संयंत्र के निकट स्थित है। ये आपका एकदम सही है। कारण देखिए कि एल्युमिनियम प्रगलन एक अत्यधिक बिजली गहन और इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया है जो कच्चे बक्साइट की निकटता को तुलना में सस्ती और निर्बाध बिजली को एक अधिक महत्वपूर्ण अवस्थिति कारक बनाती है। देखिए कि इसका सही डिफिनेशन भी बता रहा है, तो आर और ए दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए 85 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में विभेदक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें बताना है सही कथन का सहायता करके। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला ऑप्शन है भारत के भूभाग की विशिष्ट ऊष्माधारिता हिंद महासागर की तुलना में कम है, इसलिए यह गर्मियों के दौरान तेजी से गर्म होता है। ये आपका एकदम सही है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान में इस बड़े अंतर के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में एक मजबूत उच्च दबाव वाला अवतलन क्षेत्र बनता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक तापमान के कारण हवा नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठती है, और यहाँ पे मजबूत नहीं आपका निर्बल उच्च दाब बनता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है सर्दियों के दौरान अपेक्षाकृत गर्म हिंद महासागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होता है जो उत्तर पूर्वी मानसून की हवाओं को आकर्षित करता है। ये आपका सही है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कि कोडरमा आपका झारखंड में पड़ेगा, हजारीबाग के आसपास में, तो ये आपका झारखंड हो गया। अजमेर ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। नेलोर देखिएगा कि ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 88 नंबर क्वेश्चन है रेड होल माइनिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है। तो रेड होल जो माइनिंग है ये आपका मेघालय में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रेड होल नाम में भी आपका छुपा हुआ है, यानी कि एक सुरंग बनाया जाएगा और सुरंग के द्वारा वहाँ से जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 के बाद 89 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों और उनसे संबंधित नदी प्रणालियों के युग्मों पर विचार करना है और सही सुमेलित करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है NW, यानी कि नेशनल हाईवे कहेंगे, या आपका राष्ट्रीय राजमार्ग पहला जो है नेशनल वाटर मार्ग हाईवे इसे बोला जाएगा। तो पहला जो है गंगा और भागीरथी हुगली नदी पे है, एकदम सही है। दूसरा का देखिए कि ब्रह्मपुत्र पे, ये भी सही है। चौथा दिया गया है, तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी पे है, ये भी आपका सही है। तो देखिए तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून विस्फोट में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की भूमिका का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कर रहा है। तो देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारतीय मैदान से अचानक उत्तर की ओर खिसक जाना मानसून के आगमन का कारण बनता है, आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, केरल और तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व आम्र वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मौसम विज्ञान संबंधित क्रियाविधि के कारण होता है। तो ये आपका हो जाएगा अत्यधिक स्थानीय तापन, जो तब तीव्र संवहन और गरज के साथ तूफान उत्पन्न करता है जब आंध्र समुद्री हवा अत्यधिक गर्म भूमि की सतह के संपर्क में आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें डिफिनेशन पूछ रहा है, तो इसमें समझाने का कोई स्कोप है नहीं, अब इसको पढ़ाना पड़ेगा तभी जाके अच्छा तरीका से इसे समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है
भारत में पण्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि पण्ड स्टोरेज एक संयंत्र 24 घंटे के कार्य चक्र के दौरान अपनी खपत से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये आपका गलत हो जाएगा। बिजली का शुद्ध उत्पादन या हानि पंपिंग आपका ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। यानी कि देखिए खपत अधिक जो है ये कम होता है और ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा का देखिए कि ये संयंत्र कम मांग वाले घंटों के दौरान पानी को ऊपरी जलाशय में पंप करने के लिए अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके एक बड़ी भंडारण प्रणाली के तहत काम करता है, जिसका उपयोग बाद में चरम मांग के दौरान बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। श्री सैलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन भारत के प्रमुख पण्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 के बाद 93 नंबर पूछा जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून विराम की घटना या घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि मानसून की निम्न दबाव प्रणाली का हिमालय की तलहटी की ओर उत्तर दिशा में खिसकने से मध्य भारत के बड़े हिस्से में वर्षा रुक जाती है, एकदम सही है। हिमालय की ढलानों पर भारी वर्षा होती है, जबकि भारतीय गंगे मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवधि रहती है, ये आपका एकदम सही है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मजबूत निम्न दबाव तंत्र लगातार मानसून गर्त को हिमालय की ओर पास बनाए रखता है, निम्न नहीं उच्च दबाव जो रहेगा वो बनाए रखता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है राजस्थान के, देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी बड़े पैमाने पर होने वाली ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सीसा और जस्ता खनन गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। तो ये आपका देखिए कि जो जावर है ये जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जावर से देखिए कि आपका सीसा निकलता है और साथ में जस्ता निकलता है, तो ये आप याद रखिएगा, सीसा और जस्ता के यहाँ पे खदान है। और खेतरी तो आप जानते ही हैं राजस्थान में पड़ता है और ये तांबा के लिए जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। मकरान आपका टाइल्स के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। ये पूछा जा रहा है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है यह बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है, एकदम सही है। इसमें नैयर, पेपारा और सिंदूरने वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, ये भी सही है। और देखिए कि यह रिजर्व मुख्य रूप से अल्पाइन घास के मैदान और ऊंचाई पर स्थित शंकुधारी टेंगा वनों से ढका हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। अल्पाइन घास के मैदान देखिए कि आपका ठंडा प्रदेशों में जहाँ पे बर्फ गिरता है वहाँ पे ये मिलेगा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया उस साइड में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय मानसून के संबंध में हैली की शास्त्रीय तापीय अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। हैली ने प्रस्तुत किया कि दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से गर्म भूमि पर कम दाब के कारण उत्पन्न होने वाली एक बड़े पैमाने की समुद्री हवा है, एकदम सही है। हैली का शास्त्रीय सिद्धांत उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के स्थानांतरण के आधार पर ही उत्तर पूर्वी मानसून की व्याख्या करता है। ये आपका उत्तर पूर्वी नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में शीत रेगिस्तान जीव मंडल अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जीवमंडल अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र है, तो ये आपका एकदम सही है। देखिए कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य और सरचू वन्यजीव अभयारण्य ये सब आपका इसका उदाहरण हो सकता है। इस क्षेत्र की भू आकृतियाँ भारी वार्षिक मानसूनी वर्षा और सघन रोडोडेंड्रॉन वनस्पति से चिन्हित है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि हिमालय की ये पृष्ठीय छाया क्षेत्र के प्रभाव के कारण ठंडे रेगिस्तान अत्यधिक शुष्क है, वहाँ पे ये आपका सघन वर्षा नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो ये आप याद रखेगा। और पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट की विपरीत दिशा वाली ढलानों पर वृष्टि छाया प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला में दिया गया है कि मानसून की उतरती हुई हवा में पूर्वी ढलानों पर नरम रुद्रम की शीतलन से गुजरती है, जिससे दक्कन वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। अरब सागर शाखा से आने वाली वायु राशियां नीचे उतरती है और शुष्क रुद्रम संपीड़न से गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा काफ़ी कम होती है। ये आपका सही है। देखिए कि आपका वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा आपको मैप पे समझाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा कि ये पश्चिम भारत का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे केरल है और ये आपका अरब सागर का क्षेत्र है। यहाँ पे वायु दाब जब बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा तो यहाँ से जो भाप बन के और पानी ऊपर जाता है, उसके बाद इधर के तरफ ये हवा ढकेलता है। और यहाँ पे देखिएगा कि आपका 5 जून के आसपास में, या 5 जून एक याद रखिएगा, इस दिन को ये पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र है मालाबार तट, यहाँ टकराता है और इसके बाद यहाँ से 3 भागों में ये बढ़ जाता है। एक आपका इधर के तरफ जाता है, अब इधर के तरफ जाता है तो ये राजस्थान के तरफ निकलते हुए आपका उत्तराखंड और आपका तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत इसको इधर नहीं जाने देता है और इस साइड में आपका देखिए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल रेगिस्तान है, तो इधर नहीं जाने देता है। तो यहाँ पे ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा जो जाएगा यहाँ से निकलता है, तो देखिए कि ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, तो इससे ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक क्षेत्र में वर्षा होता है। लेकिन दूसरा का जो धारा निकलता है महाराष्ट्र के, ये इधर यहाँ पे देखिएगा कि आपका छोटा नागपुर के पठार और बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है, इससे टकराने के बाद इधर वर्षा नहीं होता है, तो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तीसरा का इधर से निकलता है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है, लेकिन इस साइड का जो क्षेत्र है आपका तमिलनाडु का, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ये आपको मैप पे समझाया जाएगा तो और अच्छी तरीक़ा से आप समझ पाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि फुमडिस वनस्पति मिट्टी के तैरते हुए पिंड निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र की मुख्य पारिस्थितिक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि आपका मिजोरम में पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। और ये देखिए कि लोकटक झील में ये है, तो ये भी आपको याद रखना है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो मिजोरम में, मिजोरम। इस झील में देखिएगा कि जो फुंडी होता है इसके नीचे आपका पूरा तरीका से जो जड़ होता है वो समाहित होता है। और ये जो मान लीजिए कि ये जो झील है और केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें ये हमेशा तैरते रहता है, तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा झील है जो तैरते रहता है। तो ये फुंडिस जो आपका घास है उसके कारण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में है। और किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे ओडिले कछुआ हर साल आता है लोग अंडा देने के लिए, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा ये आपका पॉइंट केलेमेरे वन्यजीव अभयारण्य, ये खारे दलदली तटीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो दिया गया है चिल्का झील पक्षी अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है, और ये आपका नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की रिएक्टरों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोसराइड हेवी वाटर रिएक्टर के तौर पे ये आधारित है, यानी इस पे ये निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और अभी देखिए कि भारत में 23 ऐसे रिएक्टर हैं, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि PHWR यानी कि PHWR की विशेषता के अगर बारे में बात किया जाए तो ईंधन और प्राकृतिक यूरेनियम इसमें उपयोग किया जाता है, तो ये देखिए कि यूरेनियम उपयोग करके ये बनाया जाता है। और शीतलक के रूप में भारी जल यानी D2O का उपयोग किया जाता है,
तो ये सभी कुछ मुख्य पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है डुगोंग यानी समुद्री गाय के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह एक पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो अपने भोजन के लिए मुख्यतः तटीय समुद्री घास के मैदानों पर निर्भर रहती है। एकदम सही है। भारत में डुगोंग की महत्वपूर्ण आबादी मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, ये भी सही है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, ये आपका गलत है। देखिए कि पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक की खाड़ी तमिलनाडु में ही स्थापित किया गया है, तो ये इस कारण से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय मानसून के वापसी चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो ये बताना है कि कौन इसमें गलत है। तो पहला में देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी भारत के उत्तर पश्चिम भागों से सितंबर माह की शुरुआत में प्रारंभ हो जाती है, एकदम सही है। लौटती मानसून हवाएं तमिलनाडु तट से टकराने से पहले अरब सागर के ऊपरी नमी ग्रहण करती है और पछुआ हवाओं के रूप में तमिलनाडु तट तक पहुंचती है। पछुआ हवाओं के रूप में नहीं पहुंचता है, पछुआ हवा आपका उष्ण हवा होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये लौटते हुए मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा होता है, तो ये आप याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, भारत में लाल पांडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यह एक स्थानीय प्रजाति है जो केवल पश्चिमी घाट के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। लाल पांडा पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में नहीं मिलता है। यह देखिए कि यह पूर्वी हिमालय के शीतोष्ण और अल्पाइन वनों में पाया जाता है, जहाँ पे देखिए कि बांस अच्छा खासा मात्रा में होता हो और ये बांस पे निर्भर रहता है लोग, यानी बांस ये इनके आहार में प्रमुख स्थान रखता है। ये देखिए कि आपका सिक्किम और सिक्किम के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में यानी पश्चिम बंगाल और मेघालय में भी पाया जाता है लोग। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा का ऑप्शन देखिएगा, पश्चिम बंगाल के सिंगलोरी नेशनल पार्क और नेवेरी वैली नेशनल पार्क इस प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले आवास प्रदान करते हैं, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धगुच्छित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यह आसपास घने घरों वाली एक सघन बस्ती होती है जहां आवासीय क्षेत्र स्पष्ट होता है और आसपास के खेतों, खलिहानों और चारागाहों से अलग होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि घर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और आवासीय खेत और चारागाहों से स्पष्ट रूप से पृथक होते हैं, यानी कि उसके आसपास होते हैं। यह एक गुच्छित बस्ती की परिभाषा, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि जैसे कि छोटा छोटा घास के ये बस्ती बनाया जाता है और बहुत सारा बनाया जाता है, तो ये आप याद रखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा का देखिए, समूहबद्धता और गांव के विखंडन के कारण ये आमतौर पर गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, एकदम सही है। राजस्थान के देखिए रेगिस्तानी एरिया में ऐसे बहुत सारा मिलेगा जो कि आपका मिट्टी और खड़ के उपयोग से बनाया जाता है ताकि नमी बने रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 है, मैंग्रोव पौधों में जरायुजता का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है। तो ये देखिएगा कि आपका मूल पौधे से जुड़े रहने वाले बीज का अंकुरण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे हाई टाइड आते रहता है और जो पानी आता है आपका नमकीन पानी आता है मैंग्रोव वनों में, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे रहता है लोग, तो बीज आपका देखिए कि ऊपर ही अंकुरित हो जाता है, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है दक्कन के भूवैज्ञानिक निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यह मुख्य रूप से अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखीय विस्फोटों से बने थे जिन्होंने प्रायद्वीपीय पर भारी मात्रा में राख छोड़ी, ये आपका गलत हो जाएगा। दक्कन का ट्रेप निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से नहीं बना हुआ है, इसका निर्माण दरारी उद्भव से बना हुआ है, यानी कि जो पृथ्वी का भू स्थल होता है
तो यहाँ पे दरार पड़ने के कारण इसमें से आपका लावा निकला और मैग्मा निकला और बाहर आया तो लावा बना और एक निक्षेपित कर दिया, यानी कि इसको बिछा दिया, उससे इसका निर्माण हुआ। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा के विस्तृत प्रवाह शामिल है जो क्रेटिशियन पेलियोजिक काल के आसपास से निकले हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की विशिष्ट भूमिका का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसके तेजी से दक्षिण की ओर खिसकने और कमजोर पड़ने से उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवाती रोधी स्थितियों का विकास में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एकदम सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें अभिकथन और कारक दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला में दिया गया है अभिकथन में, सतपुरा पर्वतमाला मध्य भारत में एक ब्लॉक पर्वत प्रणाली का उदाहरण है, एकदम सही है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कारक दिया गया, इसका निर्माण नर्मदा और तापी नदियों के भ्रंश घाटियों के बीच स्थित भूमियों के विवर्तनिक उत्थान के कारण हुआ है, ये एकदम सही है। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में ये सतपुरा पर्वत है और कभी कभी इससे पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी को विभाजित कौन करता है, तो सतपुरा ही पर्वत श्रृंखला करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में ज्वारनमुखीय और डेल्टाई स्थल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का उपयोग करना है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में मिलने से पहले बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाता है लोग, ये ज्वारीय क्रिया और गहरे मार्ग निक्षेपण को रोकता है लोग और ज्वारनमुख नदी है लोग। तो ये आप याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाता है लोग, ज्वारनमुख बनाता है लोग। इसके बाद देखिए कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर चट्टान और भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अपने साथ बहुत कम जलोढ़ अवसाद लाती है, ये एकदम सही है। पश्चिमी घाटों की तीव्र ढलान पश्चिमी की ओर बहने वाली छोटी तटीय नदियों द्वारा डेल्टा बनाने से रुकती है, ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत क्षेत्र में प्रवाल भित्ति के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा, इसमें आपका दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग रीफ नहीं पाए जाते हैं, जहां द्वीप के तटों के साथ बैरियर रीफ की मुख्य प्रकार है। ये आपका देखिएगा कि गलत हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका फ्रीजिंग रीफ व्यापक रूप से पाया जाता है, तो ये तो आपका गलत है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखिए कि भारत में ऑस्ट्रेलिया जैसी बैरियर रीफ नहीं पाया जाता है, तो ये बैरियर रीफ नहीं पाया जाता है। अगला में देखिए कि मन्नार के खाड़ी में अनुभव किए जाने वाले परवार विरंजन की घटनाएं मुख्य रूप से समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि भारी मानसून ताजे पानी के प्रवाह के कारण समुद्र की लवणता में आई गिरावट के कारण होती है, ये भी आपका गलत है। परवाल भित्ति का मुख्य कारण समुद्र की सतह के तापमान के कारण वृद्धि में होता है और जो परवाल भित्ति होता है ये कैल्शियम से बना होता है, यानी चूना पत्थर से, और परवाल सफ़ेद पड़ जाता है लोग जब मर जाता है लोग, तो चूना जानते हैं कि आपका सफ़ेद होता है, तो दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कोई इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 111 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताता है कि शुमाली धारा दक्षिण पश्चिम मानसून की शक्ति को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि गर्मी के मौसम में होने वाली तीव्र अपवेलिंग शुमाली तट को ठंडा करती है, जिससे भूमध्य रेखीय प्रवाल प्रवणता मजबूत होती है और मानसूनी हवाओं की शक्ति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान द्वीप समूह की जारवा, सेंटिलीज और ओंग जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रमुख जातीय भाषाई समूह से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा निग्रोटो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि सेंटिलीज जो द्वीप है इस पे ये पाया जाता है लोग, और ये आज भी पाषाण युगकालीन जो जीवन था उसी प्रकार जीता है लोग, यानी आम व्यक्ति से इन लोगों का मिलना जुलना नहीं होता है, तो ये आप याद रखेगा। और जारवा, सेंटिलीज और ओंग जनजाति आपका कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार में, ये आप जरूर याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि केरल और बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा गलत है ये बताना है।
तो पहला में देखिए है कि अरब सागर से आने वाली ये शाखा आमतौर पर जून के पहले सप्ताह के आसपास केरल से टकराती है, एकदम सही है। पूर्वी हिमालय द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण नमी से भरपूर बंगाल के खाड़ी की शाखा मध्य जून बिहार की ओर मुड़ जाती है, ये भी आपका सही है। जमीन के ऊपर बना मजबूत थर्मल लो अरब सागर की शाखा को अंदर की ओर खींचता है और बिहार में मानसून के आगमन का कारण बनता है। ये अंदर के तरफ नहीं, बाहर के तरफ खींचता है और थर्मल लो देखिएगा कि आपका लो नहीं हाई बनता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा द्वारा तय किए गए लंबे मार्ग के कारण बिहार में मानसून का आगमन केरल की तुलना में बाद में होता है, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है। तो सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, तो ये बेंगलोर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों बोला जाता है, तो देखिए कि भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर का यहाँ पे हब है, तो ये आपका याद रखिएगा कि सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, कथन और अभिकथन वाला आ गया। तो देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है फास्फोरस, पोटास, सिलिकॉन और टिन क्रिटिकल खनिज है, ये आपका एकदम सही है, ये क्रिटिकल खनिज के अंतर्गत आता है। कारक में देखिए कि क्रिटिकल खनिज सौर पैनल, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणाली जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है, ये भी आपका सही है, लेकिन इसका डिस्कशन ठीक से नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में ऋतु प्रवास की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका यह आदिवासी समुदाय के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से निचले मैदानी इलाकों की ओर होने वाली अस्थायी और एक तरफा पलायन को संदर्भित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए कि ऋतु प्रवास को कोई अस्थायी एक तरफा आवाजाही नहीं होता है, यानी कि कुछ जीव आएगा तो कुछ जीव जाएगा, तो ये दोनों तरफ से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर का बकरवाल समुदाय गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी चरागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच मौसमी आवागमन करता है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि झूम खेती के स्थानीय नामों और उनसे संबंधित राज्य के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। झूम कृषि क्या है, इसे वन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों को काटकर वहाँ पे खेती किया जाता है और कुछ समय के बाद जो वहाँ का उर्वरक क्षमता रहता है वो खत्म हो जाता है, तो उसे छोड़ के फिर दूसरा का जगह पे जाके फिर से ऐसी ही प्रक्रिया चलता है। तो इसका देखिए कि स्थानीय नाम बेवर आपका मध्य प्रदेश में बोला जाता है, एकदम सही है। पोंडू आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। पूनम केरल में बोला जाता है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है अल नीनो दक्षिणी दोलन और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है कूट की सहायता से। पहला में देखिएगा कि अल नीनो की घटनाओं के दौरान प्रशांत वाकर परिसंचरण कमजोर हो जाता है और संवहन का मुख्य क्षेत्र पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की ओर स्थानांतरित हो जाता है, ये आपका एकदम सही है। दूसरा का में देखिए कि पेरू के तटीय क्षेत्र में असामान्य रूप से बढ़ जाती है गर्मी के कारण इंडोनेशियाई क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दबाव का प्रबल अवतरण हो जाता है, ये भी आपका सही है। ला नीना के चरणों के दौरान मध्य प्रशांत महासागर के ऊपर एक मजबूत निम्न नहीं होगा, हाई दबाव बनता है, यानी उच्च दबाव बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है उत्तर भारत में महावत यानी मावट निम्नलिखित में से किस परिघटना को संबोधित करता है। तो देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी शीतकालीन वर्षा से ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है मेघालय पठार के लोगों द्वारा बोली जाने वाली खासी भाषा निम्नलिखित में से किस प्रमुख भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मून खमे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
121 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत में पर्वतीय अवरोधक और वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि पश्चिमी घाट और मेघालय पठार आर्द्रता से युक्त मानसूनी पवनों के मध्य उत्थान के कारण अपने पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षा होता है। ये आपका एकदम सही है। इन अवरोधों पर सबसे अधिक वर्षा हमेशा सबसे ऊंची चोटियों पे होता है। ये आपका हमेशा यहाँ पे दिया गया है, इसी के कारण ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 21 के बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बस्तियों के इकाइयों के स्थानीय नामों को सही ढंग से संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका पन्ना, पारा, पली, नगली और धानी, ये सब आपका बस्तियाँ है, स्थानीय बस्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उमियाम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो उमियाम झील देखिए कि मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि ये आपका फेमस है, बहुत ज़्यादा अखबारों में देखा गया है, न्यूज़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है लेटराइट बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है लेटराइटिक बॉक्साइट सतह पर तीव्र अपक्षय द्वारा बनता है और यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड खनिजों से समृद्ध है। एकदम सही है। लेटराइट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक अवशिष्ट लौह समृद्ध चट्टान है। उत्पत्ति के मामले में ये बॉक्साइट से निकटता से संबंधित है। ये भी सही है। दुनिया के लगभग 86% बॉक्साइट भंडारण उत्पत्ति लेटराइटिक है। तो ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के स्थापना क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए कि आपका सबसे पहले सौर ऊर्जा हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद देखिए कि सौर ऊर्जा लगभग 80 गीगावाट ये आपका उत्पादन हो रहा है। उसके बाद पवन ऊर्जा 45 हो जाएगा, 45 गीगावाट। जैव ये आपका 11 के आसपास और जल ऊर्जा 5 आपका गीगावाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 126 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी भारत में मानसून पूर्व काल बैसाखी परिघटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया अरब सागर से पूर्व की ओर बढ़ने वाले कमजोर बहिरुष्ण कटिबंधीय अवसाद मुख्य रूप से इन हिंसक मानसूनी पूर्व तूफान को बनाए रखते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि ये आपका पश्चिमी विक्षोभ का वर्णन करता है, ना कि शीत ऋतु में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा का देखिएगा कि छोटा नागपुर के पठार के ऊपर तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण वसंत ऋतु के दौरान पूर्व की ओर बढ़ने वाली गंभीर संवहनीय तूफानों का निर्माण करता है। एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ये इसका उद्गम आपका बंगाल के खाड़ी में होता है। और देखिए कि काल बैसाखी प्री मानसून अप्रैल से मई के बीच में आता है और तेज तूफान भारी वर्षा लेके आता है। साथ में इसका कुछ फायदा भी होता है, जैसे कि आपका चाय की खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है भारत में ग्रीष्म ऋतुओं के दौरान होने वाली छोटी फसल अवधि जिसमें मुख्य रूप से तरबूज, खीरा और चारा फसलें उगाई जाती है, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। इसे जायद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि खरीफ आपका ये धान के खेती, मक्का, ये सब आ जाएगा और ये एक तरीक़ा से बरसात के मौसम में यानी कि जून जुलाई में ये बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। रबी देखिएगा कि ये आपका नवंबर में बोया जाता है, अब मार्च के आसपास में काटा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की पुंगा घाटी मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के किस रूप से संबंधित परियोजनाओं के लिए जानी जाती है। तो ये पुंगा घाटी जो है ये भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर और इसमें देखिएगा कि कथन और कारण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिएगा अभिकथन में दिया गया है भारत की वर्तमान जनसंख्या संरचना एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी लाभांश की उपस्थिति दर्शाती है। एकदम सही है। और कारण में दिया गया है कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 59 वर्ष का हिस्सा आश्रित आबादी के हिस्से से अधिक है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा और ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर लू के भौगोलिक व्यवहार का सही वर्णन करता है? तो इसमें देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ने पर लू का शुष्क और गर्म प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लू के बारे में तो ऊपर हम लोग डिस्कशन किए थे लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है लूनी नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का उपयोग करके सही आंसर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यह एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। एकदम सही है, ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाता है। यह पुष्कर के निकट अरावली पर्वत माला से निकलती है और अपने उत्तरी प्रवाह में मीठे पानी की नदी के रूप में बहती है। ये भी सही है। बोलतरा के निकट खारी मिट्टी वाले क्षेत्रों से होकर बहने के कारण इसकी पानी मीठे से खरा हो जाता है। ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है भारत में हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और क्षमता के रुझानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा कि दिया गया है नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन 2020-21 से 2024-25 तक निरंतर वार्षिक वृद्धि देखी गई है। निरंतर नहीं देखा गया है, ऊपर नीचे देखा गया है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। देखिए कि आपका 2024-25 में पहले से कमजोर था। अगला देखिए कि 2020 से फरवरी 2026 के बीच स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा संयंत्रों का योगदान 80% से अधिक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऊपर हम लोग देखे भी थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है 2025-26 के दौरान भारत के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% से अधिक हो गई है। ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यह भूमध्य रेखा के पास बारिश और गरज के साथ तूफानी बादलों की एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है। एकदम सही है। इसका निर्माण उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण होता है। ये भी सही है। यह उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में दक्षिण की ओर और उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों में उत्तर की ओर खिसक जाती है। देखिए कि गर्मियों में ये आपका उत्तर की ओर और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और 2 सही है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा स्थलों और उनके स्थानों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सही सुमेलन करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है तपोवन, ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो आपका गलत हो गया। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। मणिकरण, ये आपका देखिए कि मणिकरण आपका कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड दिया गया है और देखिए कि मणिकरण आपका उत्तराखंड नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। ततापानी, ये आपका छत्तीसगढ़ दिया गया है और ये एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मानसून से पूर्व के मौसम में उत्तर पश्चिम भारत में आने वाली संवहनीय धूल भरी आंधी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है काल बैसाखी। और देखिए कि पश्चिम बंगाल के आसपास में और बिहार भी और झारखंड भी हो जाएगा, यहाँ पे वर्षा कराता है, आधी वर्षा साथ में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लगभग 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम संसाधनों की सूचना दी है? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सियासी जिला हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में इसका भंडारण मिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और सोने का भंडारण देखिए कि जमुई में मिला है जो बिहार राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, इसमें आपका पूछा जा रहा है अभिकथन और कारण दिया गया है। पहला में दिया गया है कि मथुरा, पानीपत और बरौनी जैसे प्रमुख अंतर्देशीय पेट्रोलियम रिफाइनरी की पेटियां बंदरगाहों और घड़ी तीर से दूर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। एकदम सही है। विशाल देशव्यापी भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क
के विकास ने कच्चे तेल को सीधे उपभोक्ता केंद्रीय अंतर्देशीय बाजारों तक ले जाना आर्थिक रूप से व्यवहारिक बना दिया गया है। ये भी सही है और इसका सही डिफिनेशन भी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, और इसमें देखिए पूछा जा रहा है भारत में सिद्धि समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है ये बंटू मूल का एक आदिवासी समुदाय है जो दक्षिण पूर्व अफ्रीका से आए थे। एकदम सही है। भारत में इसकी सबसे बड़ी आबादी मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन क्षेत्र के आसपास में पाई जाती है। तो देखिए कि ये भी सही है और इसमें गलत दिया गया है, तो इसी के कारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रमुख मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में या उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है उड़ीसा में भीतरकनिका मैग्रो वन को ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के मुहासे से सहारा मिलता है। एकदम सही है। तमिलनाडु में पिचावरन मैग्रो वन बेलार कोलरवन ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। ये भी आपका देखिए कि सही है। भारत में मैग्रो वनस्पति केवल पूर्वी तट पर पाई जाती है क्योंकि पश्चिमी तट पर डेल्टा पूर्ण तरीके से अनुपस्थित है। ऐसा नहीं है, पश्चिमी तट पे भी पाया जाता है लेकिन पूर्वी तट में ज़्यादा है और पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज़्यादा है। तो ये तो आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन और कारण दिया गया है। इसमें देखिएगा अभिकथन में फ्लोन 1991 द्वारा प्रस्तावित गतिशील अवधारणा मानसून को ग्रहों की पवनों और दाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के परिणाम के रूप में समझाती है। ये आपका एकदम सही है। ये पवनें भारत के ऊपर अधिकांश शुष्क होती है जिसके परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। ये भी सही है लेकिन इसका डिफिनेशन सही नहीं बता रहा है, तो इसी के कारण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ही दिया गया है, तो इसमें बताना है दक्कन ट्रैप की रेंगून मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी बोला जाता है कि भारी नुकसान का प्रतिशोध करती है और अक्सर इसे एक प्राकृतिक स्व जुताई गुण वाली मिट्टी के रूप में वर्णित किया जाता है। एकदम सही है। इन मिट्टियों में मंटूमोलोराइट मिट्टी की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण सूखे मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे मिट्टी में प्राकृतिक रूप से हवा संचार हो पाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक फसल को उचित वृद्धि के लिए लगभग 210 दिनों की पाला मुक्त अवधि, उच्च तापमान और हल्की हल्की जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए कि आपका सी सही हो जाएगा। कपास के लिए, कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 143 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मानसून पूर्व घटना कोडांगू में काफिया अरेबिका बागानों की शुष्क मौसमी की सुप्तावस्था ये तोड़ने के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा ब्लॉसम सावर, इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही हो जाएगा। तो ये कॉफ़ी के लिए देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक के आसपास में ये अच्छा खासा वर्षा होता है। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 144 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने से हुई क्षति की भरपाई के लिए किस प्रमुख भारतीय बंदरगाह को एक जोड़ीय बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह कंडाला। ये आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में है, तो ये आप याद रखेगा। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, मर्मुगांव गोवा में है और जवाहरलाल नेहरू ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह भारत में स्थापित होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, एकदम सही है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों तक फैला है, ये भी सही है। बांदीपुर, नागरहोल और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इस बायो रिजर्व के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला में देखिएगा अभिकथन में हालांकि ग्रेटर हिमालय उष्णकटिबंधीय उप उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित है,
फिर भी इसके ऊंचे क्षेत्र में अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति और अस्थायी बर्फ और हिम पाई जाती है। एकदम सही है। कारक है इसका समान ह्रास दर के अनुसार ऊंचाई में प्रत्येक 1000 मीटर की वृद्धि के साथ तापमान लगभग 6.5 सेल्सियस कम हो जाती है। ये भी आपका सही है और इसका सही डिफिनेशन भी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन 147। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है केरल के मुख्य रूप से कोट्टायम और अल्पाबुझा जिलों में पाई जाने वाली कारी मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया तटीय क्षेत्र में समुद्री जल की नियमित बाढ़ के कारण यह मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है। ऐसा नहीं है कि ये आपका इसके कारण होता है। इसका पीएच मान देखिएगा कि आपका 4 है, ये क्षारीय नहीं है, अम्लीय है, तो ये गलत हो जाएगा। इस मिट्टी में बड़ी मात्रा में कार्बन पदार्थ होते हैं जो इन्हें गहरा काला प्रदान करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 148 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कर्नाटक में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 149वां नंबर क्वेश्चन। भारत में शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत में शुष्क भूमि, एक मिनट इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। चलिए देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला में दिया गया है कि इन क्षेत्रों को सामान्यतः उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है। एकदम सही है। इन क्षेत्रों में फसल पद्धति मुख्य रूप से रागी, बाजरा और मूंग जैसे सूखा प्रतिरोधी फसल होता है, यानी कि मोटा अनाज ज़्यादा होता है। ये भी आपका सही है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इसमें का अंतिम क्वेश्चन, ये आपका देखिएगा, ये पूछा जा रहा है अभिकथन और कारण के बारे में। तो दिया गया है अभिकथन में भारत के प्रमुख राज्यों में केरल में नियमित रूप से उच्च लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है। तो ये कथन एकदम सही है। और देखिए कि 1000 पे आपका 1084 यहाँ पे महिला है। कारण में देखिएगा यह पैटर्न मुख्य रूप से केरल से खाड़ी देशों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार के लिए महिलाओं के बड़े पैमाने पर ये मिलता है। ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कि ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ए सत्य, आर गलत है। इस प्रकार देखिएगा कि 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए कि कंटिन्यू एक डेली दृष्टि का आएगा, उसके बाद और भी जितने टेस्ट हैं कंटिन्यू आते रहेगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाई भी कर दीजिए। तो इसी के साथ समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।